दोस्तों, यह कहानी एक महिला कलेक्टर की है जो अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेते हुए भेष बदलकर रात 10 बजे अकेले स्कूटी से निकलती है। वह अपने क्षेत्र में प्रशासन और कानून व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए यह कदम उठाती है। यह घटना उस समय की है जब वह महिला कलेक्टर, जिसका नाम आदित्य है, छत्तीसगढ़ के एक जिले में नई नई नियुक्त हुई थी। अपने कार्यभार संभालने के तीसरे ही दिन आदित्य ने सोचा कि क्यों ना रात में चुपचाप बिना किसी को बताए अपने क्षेत्र का निरीक्षण किया जाए। उसने चेहरे पर मास्क लगाया, साधारण सलवार सूट पहना और अपनी स्कूटी लेकर निकल पड़ी। जैसे ही वह एक सुनसान इलाके से गुजरी, एक पुलिस चेकपोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे हाथ देकर रोका। आदित्य ने अपनी स्कूटी रोक दी। पुलिस वालों ने उससे गाड़ी के कागज मांगे। जब उसने कागज नहीं होने की बात कही तो पीछे बैठा एक दरोगा जो शराब के नशे में था, सिपाही को इशारा करते हुए बोला, उसे हमारे पास भेजो। सिपाही ने आदित्य से कहा, साहब बुला रहे हैं, उनके पास जाओ। आदित्य ने जवाब दिया, अगर उन्हें कुछ चेक करना है तो वे खुद यहां आए। यह सुनते ही सिपाही ने गुस्से में गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया और उसे बाजारू औरत कहते हुए ताना मारा। धंधा करने निकली हो क्या? जा साहब बुला रहे हैं। अदिति चुपचाप दरोगा के पास गई। मास्क लगाए होने के कारण दरोगा उसे पहचान नहीं पाया। उसने अदिति से मास्क हटाने को कहा। अदिति ने मना किया तो दरोगा ने जोर देकर कहा, मास्क हटाओ। मास्क हटाने के बाद भी दरोगा उसकी असली पहचान नहीं समझ सका। उसने अदिति को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, डॉक्यूमेंट नहीं है तो फाइन भरना पड़ेगा। अदिति ने पूछा, कितना फाइन? दरोगा ने जवाब दिया, 5,000 रुपए। अदिति ने शांत स्वर में कहा, इतना फाइन आप थोड़ा समझ सकते हैं। दरोगा हंसते हुए बोला, समझने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए, और भी रास्ते हैं। यहां स्कूटी छोड़ो, दूसरी गाड़ी ले लो और निकल लो। अगर गाड़ी चाहिए तो थाने से जाकर ले जाना। आदित्य ने फिर कहा, थोड़ा जल्दी जाने दीजिए। इस पर दरोगा बेहुदा अंदाज में बोला, देखो, जो काम तुम वहां करने जा रही हो वह यहां भी कर सकती हो। सब व्यवस्था है, गाड़ी में चलो, तुम्हें एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, बस 5-10 मिनट का ही काम है। आदित्य अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रही थी। उसे लग रहा था कि अभी कुछ कहना चाहिए, लेकिन उसने खुद को समझाया। उसने सोचा कि अगर इस समय वह दरोगा को अपनी असली पहचान बता दे तो स्थिति और बिगड़ सकती है। हो सकता है कि जब सामने वाले को पता चले कि वह कलेक्टर है तो वह या तो डर कर शांत हो जाए या फिर और ज्यादा आक्रामक हो जाए। अगर वह नकारात्मक प्रतिक्रिया देता तो उसके लिए स्थिति और खतरनाक हो सकती थी। आदित्य ने समझदारी दिखाते हुए अपना परिचय न देने का फैसला किया और सोचा कि चुपचाप उसकी बातें सुन लेना ही बेहतर होगा। इसी बीच दरोगा उठ खड़ा हुआ। उसने अदिति के कंधे पर हाथ रखा और सहलाने की कोशिश की। यह देखकर अदिति ने झटके से उसका हाथ झटक दिया और दूर हट गई। वह घबरा गई थी, लेकिन उसके मन में एक बार भी नहीं आया कि वह अपनी असली पहचान बताए। पढ़ी लिखी होने के नाते वह जानती थी कि यह सही वक्त नहीं है। उसने सोचा, अभी कुछ भी हो सकता है, बेहतर होगा कि मैं यहां से निकल जाऊं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। आदित्य ने तुरंत वहां से दौड़ लगा दी और भागती हुई दूर निकल गई। पीछे से दरोगा चिल्लाया, स्कूटी को थाने में जमा करवा दो, गाड़ी वहीं से मिलेगी, बाद में आकर हिसाब कर लेंगे। यह कहकर वह फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके लिए यह सब सामान्य था। उसने सोचा, अगर काम बन गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। आदित्य आगे बढ़ी। उसके पास अब स्कूटी नहीं थी। वह सोच रही थी कि ड्राइवर को कॉल करके गाड़ी मंगवा ले या प्रशासन को सूचना दे। जैसे ही वह दौड़ते हुए आगे बढ़ रही थी, अचानक उसने सड़क के किनारे एक गोल गप्पे वाला लड़का दिखा। वह अपनी दुकान समेट रहा था। ठंड का मौसम था और रात के 10 बज चुके थे, लेकिन सन्नाटा ऐसा था कि लग रहा था जैसे बहुत देर हो चुकी हो। आदित्य घबराई हुई थी। वह उस लड़के के पास गई और धीरे से बोली, मेरे साथ पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। लड़के का नाम सचिन था। उसने अदिति को ध्यान से देखा और कहा, मैडम, यहां तो ऐसा हर रोज होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। वह दरोगा बहुत गंदा इंसान है। अदिति ने बताया कि उसे किसी दूर की जगह जाना है जो लगभग 20 किलोमीटर दूर थी। सचिन ने तुरंत कहा, अगर आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं तो मैं आपको छोड़ देता हूं। यहां समय आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, मैं किसी से बाइक लेकर आता हूं। आदित्य ने सचिन को गौर से देखा।
वह सोच रही थी कि क्या इस लड़के पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन कोई और चारा न देखकर उसने हामी भर दी। सचिन ने आदित्य को अपने साथ चलने के लिए कहा। दोनों चलने लगी। सचिन ने पुलिस वाले इलाके से पहले ही रास्ता बदल दिया और उन्हें देखते ही एक कट लेकर दूसरी गली में मुड़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद वह एक छोटे से घर के सामने रुका। उसने दरवाजा खोला और अदिति से कहा, आप यहां बैठिए, मैं बाइक का इंतजाम करके आता हूं। अदिति ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट रुको, यहां तुम अकेले रहते हो और क्या काम करते हो? सचिन अदिति के सवालों पर मुस्कुराते हुए बोला, मैं बिहार का रहने वाला हूं और यहां गोलगप्पे बेचता हूं। शादी अभी तक नहीं हुई है, घर वाले लड़की देख रहे हैं। हाँ, मैं यहां अकेले ही रहता हूं। अदिति ने उसका पूरा नाम और बाकी बातें पूछी। सचिन ने बिना झिझक सब कुछ साफ साफ बताया। इसके बाद वह बाइक लेने चला गया। थोड़ी देर बाद लौट कर आया और बोला, अभी भैया कहीं गए हुए हैं, शायद देर हो जाएगी। फिर थोड़ी देर सोचकर उसने कहा, ठीक है, मैं किसी और से बात करता हूं, आप अंदर आकर बैठ जाइए। बाहर सर्दी थी। आदित्य पहले गेट के बाहर खड़ी थी, लेकिन अब उसने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। अंदर जाकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। अदिति ने देखा कि सचिन का कमरा बहुत ही साधारण था। एक तरफ एक खाट रखी थी, दीवार पर ईश्वर की तस्वीर लगी थी, जिससे प्रतीत हुआ कि वह नियमित रूप से पूजा अर्चना करता है। कमरे में कुछ ग्रंथ और पुस्तकें भी रखी थीं, कुछ धार्मिक तो कुछ कथाओं और उपन्यासों की। ऐसा लगा कि वह फुर्सत के समय अध्ययन करने का शौक रखता है। समय मिलने पर वह यह किताबें पढ़ता होगा। अदिति को यह देखकर अच्छा लगा कि सचिन अपनी साधारण जिंदगी में भी कुछ नया सीखने और पढ़ने की रुचि रखता है। थोड़ी देर बाद सचिन एक बाइक लेकर आया और बोला, मैडम चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूं। अदिति ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अभी रात का समय है और ठंड भी बहुत ज्यादा है, मेरा स्वास्थ्य खराब हो सकता है और तुम्हारा भी। अगर फिर से कोई परेशानी हो गई तो अगर यहां रुकने की कोई व्यवस्था हो सकती है तो मैं यहीं रुकना चाहती हूं। सचिन ने थोड़ा झिंझक हुए कहा, मैडम आप यहां कैसे रुक? आप पढ़ी लिखी और एक बड़ी लड़की हैं और मैं अकेला लड़का हूं, आपको यहां रोकना सही नहीं लगेगा। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों हो रही है? हां, अगर तुम्हें सच में कोई परेशानी हो रही है तो मुझे छोड़ने की कोशिश करो। सचिन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, अगर आप रुकना चाहती हैं तो रुक जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं और चला जाता हूं और सुबह वापस आ जाऊंगा। अदिति ने उसे रोकते हुए कहा, अरे बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूं, आओ थोड़ा बैठकर बात करते हैं। सचिन को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने बाइक लौटा दी और वापस कमरे में आ गया। जब वह लौटा तो आदित्य ने पूछा, अच्छा तुमने जो गोलगप्पे बेचे क्या उन कुछ बचा है? सचिन ने ठेले से बचा हुआ सामान लाकर अदिति को गोलगप्पे खिलाए। अदिति ने गोलगप्पा छक ही कहा, वाह, तुम गजब के गोलगप्पे बनाते हो, ऐसा स्वाद तो मैंने बहुत दिनों बाद छका है। अदिति को अचानक याद आया कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें गोलगप्पे बेहद पसंद होते हैं, चाहे वे किसी भी पद पर क्यों ना हो। उसने भी सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, गोलगप्पे तो खाऊंगी ही। अब अदिति और सचिन के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि अदिति अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती, वह खुद को सामान्य वर्ग की बताती है और यहां तक कहती है कि स्कूटी भी किसी और से मांग कर लाई थी। उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे, लेकिन पढ़े लिखे इंसान की पहचान उसके व्यक्तित्व से हो जाती है। सचिन को यह समझ आ गया था कि अदिति पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। अदिति ने सचिन से उसके बारे में पूछना शुरू किया। सचिन ने अपनी गरीबी की कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने बताया कि वह गोलगप्पे बेचता है क्योंकि उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। हालांकि वह अब भी घर पैसे भेजता था और परिवार की स्थिति अब अच्छी हो चुकी थी। गोलगप्पे बेचकर भी अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी सादगी में खुश हूं, सचिन ने कहा। वह किताबें पढ़ता था और खाली समय में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता था। ठंड काफी बढ़ गई थी। सचिन के पास सिर्फ एक रजाई थी जिसे दोनों ने पैरों पर ओढ़ रखा था और बातें कर रहे थे। सचिन ने कहा, आपको भूख लग रही होगी, मैं कुछ बना दूं। आदित्य ने जवाब दिया, इस समय क्या बनाओगे? गोलगप्पे से तो पेट भर गया, फिर भी सचिन ने कुकर में खिचड़ी चढ़ा दी। जब खिचड़ी बन गई तो उसने अलग अलग प्लेटों में परोसी। आदित्य ने कहा, तुम भी खाओ।
सचिन ने अपनी प्लेट निकाली और दोनों खाने लगे। खाते खाते दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और बातें भी कर रहे थे। बातों बातों में रात के 2:30 बज गए। अदिति ने कहा, ऐसा करते हैं कि हम पूरी रात बात करते हैं। सुबह 4 बजे जब समय हो जाएगा और गाड़ियां चलने लगेंगी, तब तुम मुझे छोड़ देना। सचिन को भी यह अच्छा लगा। दोनों बातें करते रहे। सुबह होते होते आदित्य फ्रेश हो गई और तैयार होकर बोली, अब तुम मुझे वहां तक छोड़ दो जहां से गाड़ी मिल सके। सचिन ने अदिति को पैदल वहां तक छोड़ने गया जहां से ऑन्टो मिल सकता था। उसने अदिति को ऑन्टो में बैठा दिया। अदिति ऑन्टो में बैठकर अपनी आवाज तक चली गई। इसके बाद अदिति ने पूरी प्रक्रिया शुरू की और अपने ऑफिस की टीम के साथ उस थाने पर पहुंची। उसने निरीक्षण किया और उस पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर दिया जिसने बदतमीजी की थी। यह खबर फैल गई कि निरीक्षण के दौरान कुछ गड़बड़ियां मिलीं और पुलिसकर्मी को नौकरी से निकाल दिया गया। यह कहानी केवल एक महिला डीएम की नहीं, बल्कि उस कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी की है जो एक अधिकारी को उसके पद की गरिमा तक पहुंचाती है। आदित्य ने यह साबित किया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपनी आंखों से वास्तविकता को देखे और समाज में सुधार के लिए कदम उठाए। इस घटना ने न केवल भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की असलियत उजागर की, बल्कि यह भी दिखाया कि अगर समाज में हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार हो तो व्यवस्था में सुधार संभव है। आदित्य की दृढ़ता और साहस ने यह संदेश दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, सत्य और ईमानदारी हमेशा विजय होती है। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अगर हर अधिकारी चाहे वह किसी भी पद पर हो, अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निडरता से निभाए, तो न केवल प्रशासन सुधरेगा बल्कि जनता का भरोसा भी मजबूत होगा। यह कहानी केवल एक महिला डीएम की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने साहस और निष्ठा से समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक स्टोरी ला सकें। धन्यवाद। इस कहानी का उद्देश्य किसी को दुखी करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक और सतर्क बनाना है ताकि आप इन कहानियों से सीखकर समाज में सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सकें। दोस्तों, यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं थी। यह एक सत्य घटना पर आधारित थी। तो आपको यह घटना कैसी लगी? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।